हेलो स्टूडेंट, मैं नीलेश सुबंसी रीडिंग टीचर। आप सभी विद्यार्थी का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग मिरर इमेज और वाटर इमेज को पढ़ेंगे। ये नॉन वर्बल का काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से किसी भी बड़े एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ बैंकिंग में भर नहीं पूछा जाता है। वर्बल मतलब होता है ऐसे क्वेश्चन जिन्हें हम शब्दों के माध्यम से समझा सके और जिसका मौखिक आंसर मिल सके। ऐसी रीडिंग को हम वर्बल रीडिंग बोलते हैं और नॉन वर्बल रीडिंग उनको बोलते हैं। ऐसी रीडिंग जिसमें क्वेश्चन आकृतियों के माध्यम से पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को हम नॉन वर्बल रीडिंग कहते हैं। ये टॉपिक की खास बात यह है कि ये कंप्लीट लेक्चर होगा। इसमें हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। हर एक टाइप में 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हम जैसे कि बात करते हैं पहले टाइप की, बेस्ड ऑन द फिगर। सबसे पहला टाइप है आकृति पे आधारित क्वेश्चन आएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दर्पण प्रतिबिंब में टॉप ही होता है, बॉटम ही रहता है। मतलब ऊपर का सिरा हमेशा ऊपर दिखता है प्रतिबिंब में भी, वस्तु का नीचे का सिरा प्रतिबिंब में भी नीचे दिखता है। परिवर्तन होता है, लेफ्ट राइट होता है, राइट लेफ्ट होता है। लेकिन होता क्यों है ये समझना हमारे लिए काफी आवश्यक है। इस क्यों को समझेंगे हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला टाइप इंग्लिश अल्फाबेट पे आधारित क्वेश्चन और नंबर पे आधारित क्वेश्चन। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में दोनों में समान प्रतिबिंब देते हैं। कुछ अल्फाबेट ऐसे होते हैं जो सिर्फ दर्पण प्रतिबिंब में समान प्रतिबिंब देते हैं। कुछ अल्फाबेट ऐसे होते हैं जो जल प्रतिबिंब में समान प्रतिबिंब देते हैं। तो ऐसे कितने अल्फाबेट हैं उनके बारे में जानेंगे और समान आकृति देने का क्या कारण है, उसका जो रीजन है, क्यों, उस क्यों को भी हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगला टाइप है बेस्ड ऑन द क्लॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। उसका मेन कारण ये है कि जब हम दर्पण प्रतिबिंब पढ़ते हैं तब हम किसी पर्टिकुलर टाइम को 11:60 से घटाते हैं, कभी 23:60 से घटाते हैं। जब हम जल प्रतिबिंब में क्लॉक को पढ़ते हैं तो वहां पे 18:30 से घटाते हैं और कुछ कंडीशन में 5:30 से घटाते हैं। तो ऐसा क्यों, क्या रीजन छुपा हुआ है, इस रीजन को भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब तक आपको सही जानकारी नहीं होगी तब तक वो टॉपिक आपके लिए आसान नहीं हो सकता है। यदि आप लोगों को बेहतर सीखना है, हर परीक्षा में आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कठिन से कठिन क्वेश्चन को आसान बनाना है, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, लेक्चर को पूरा देखना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो। तो इस क्यों को जानेंगे, हर लॉजिक को जानेंगे, डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर आप किसी भी पब्लिकेशन का कोई भी बुक उठा लीजिए, इस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मुझे नहीं लगता किसी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगी। इस टॉपिक को पूरा पढ़ने के बाद आपको हाई लेवल के क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो मोस्टली स्टूडेंट से नहीं बनते हैं। इस लॉकडाउन के समय पे आप लोग की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा ना आए, इस कारण मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ रही है। आप ही इस देश की फ्यूचर हो। पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस है और ये एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस है। इसके बाद किसी अन्य लेक्चर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। लेकिन हमें भी फीडबैक और मोटिवेशन की आवश्यकता है। यदि आप लोग को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्हें यह कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर की आवश्यकता है, ताकि वह स्टूडेंट भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। इसलिए आप लोगों के पास एक विकल्प है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन स्टूडेंट को भी इस चीज का फायदा मिल सके। आप सबसे पहले इस लेक्चर को अच्छी तरीके से पूरा देखें, उसके बाद सेकंड बार आप नोट्स बनाएं, उस सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए। उसके बाद ये टॉपिक आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले टाइप पढ़ते हैं आकृति पे आधारित क्वेश्चन। मिरर इमेज में जो सतह होती है ऊर्ध्वाधर होती है, वर्टिकल, और वाटर इमेज में जो सतह होती है क्षैतिज होती है, हॉरिजॉन्टल। मिरर इमेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा जो टॉप होता है टॉप ही रहता है, बॉटम ही रहता है। कहने का मतलब वस्तु का टॉप वाला भाग
मतलब ऊपरी भाग प्रतिबिंब में ऊपर ही दिखेगा, वस्तु का नीचे वाला भाग बॉटम का भाग हमेशा नीचे दिखेगा। ये हमेशा सेम होता है। जो परिवर्तन होता है लेफ्ट राइट बनता है, राइट लेफ्ट बनता है। मतलब वस्तु का बायां सिरा प्रतिबिंब में दाईं ओर दिखाई देता है, वस्तु का दायां सिरा प्रतिबिंब में बाईं ओर दिखाई देता है। इसके विपरीत जल प्रतिबिंब में टॉप बॉटम हो जाता है, बॉटम टॉप हो जाता है। राइट हमेशा राइट की ओर रहता है, लेफ्ट हमेशा लेफ्ट की ओर रहता है। कहने का मतलब ये है ऊपरी सिरा प्रतिबिंब में नीचे दिखेगा, वस्तु का निचली सिरा प्रतिबिंब में ऊपर दिखेगा, दायां भाग प्रतिबिंब में भी दायां दिखेगा, वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में भी बाईं ओर दिखेगा। इसमें ये सेम होता है। परंतु जानने की बात है ऐसा क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है, उस बात को हम समझते हैं। अब हम इस नियम से वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। लाइन है, लाइन का प्रतिबिंब लाइन ही बनेगी और लेफ्ट राइट हो जाती है। ये अभी राइट में है ये आकृति, तो ये लेफ्ट में बन जाएगी, लेकिन ऊपर बनेगी क्योंकि ऊपर ऊपर ही होता है। अब ये है आकृति लेफ्ट में है, ये राइट में बन जाएगी, लेकिन ये नीचे है तो ये नीचे बनेगी क्योंकि हमें पता है बॉटम हमेशा बॉटम होता है। तो ये सारे नियम का पालन कर रहा है। टॉप ऊपर की चीज ऊपर है, बॉटम बॉटम की चीज बॉटम है। उसके बाद लेफ्ट, ये लेफ्ट है ये राइट में बन गया। ये आकृति वस्तु के राइट में है तो ये प्रतिबिंब के लेफ्ट में बन गई। अब हम वाटर इमेज में प्रतिबिंब बनाते हैं। लाइन का प्रतिबिंब लाइन ही बनेगी। उसके बाद हमें पता है इसमें जो परिवर्तन होता है ऊपर का सिरा नीचे हो जाता है, ये ऊपर का सिरा है ये नीचे हो जाएगा, नीचे का सिरा प्रतिबिंब में ऊपर की तरफ हो जाएगा। इसमें राइट राइट होता है, लेफ्ट लेफ्ट होता है। तो ये देखो ये राइट में है तो ये राइट में बना, ये वाली आकृति लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट में बनी। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, सोचना पड़ता है, समय ज्यादा लगता है, इसलिए हमें कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, मूल सिद्धांत को समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी सतह से वस्तु जितनी दूर होगी उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूर बनता है। यदि सतह से वस्तु पास है तो उसका प्रतिबिंब पास बनेगा, यदि सतह से वस्तु दूर है उसका प्रतिबिंब सतह से दूर बनेगा। जैसे मान लो ये सतह है, ये सर्कल है, ये मान लो सतह से 5 सेंटीमीटर दूर है तो इसका प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर दूर बनेगा। और आप लोगों को पता है सर्कल का प्रतिबिंब सर्कल ही बनता है। क्यों बनता है इसको हम आगे देखेंगे। अब अगली आकृति त्रिभुज लेते हैं। मान लेते हैं त्रिभुज सतह से 10 सेंटीमीटर दूर है तो इसका प्रतिबिंब भी सतह से 10 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। फिर आती आकृति ले लेते हैं एक वर्ग। ये मान लेते हैं सतह से 15 सेंटीमीटर दूर है यह वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब भी सतह से 15 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। कहने का मतलब ये सतह है, वस्तु पास में है तो उसका प्रतिबिंब पास बनेगा। जैसे जैसे वस्तु दूर जाते जाएगी प्रतिबिंब वैसे वैसे दूर जाते जाएगा। ये मेन कॉन्सेप्ट है, इससे आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मान लेते हैं ये तीर है, ये सतह के पास आ रहा है, लेकिन ये तीर कहाँ लगा है लास्ट वाली आकृति में, तो ये सतह के पास आ रहा है, इसका प्रतिबिंब भी सतह के पास आएगा। मान लेते हैं ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर इसकी दूरी तो सेम है, तो ये भी ऊपर जाएगा, यहाँ पे भी दूरी क्या रहेगी सेम रहेगी। मान लेते हैं ये तीर दूर भाग रहा है तो इसमें भी तीर कहाँ भागेगा दूर भागेगा। मान लेते हैं ये जाके इस टाइप से आकृति होती है तो सबसे पहले ये सतह से दूर गया तो यहाँ पे भी सतह से कैसे जाएगा दूर, फिर ऊपर
हमको पता है दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर का सिरा ऊपर ही होता है, तो ऊपर चला गया। जितनी दूरी इसकी है उतनी ही दूरी इसकी है। उसके बाद ये पास में आ रहा है, तो ये भी कहाँ आएगा, पास। तो इस कॉन्सेप्ट से आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब इस आकृति से इस नियम को समझते हैं। ये वाला सिरा सतह के सबसे पास है, तो ये सतह के सबसे पास बनेगा। ये वाला थोड़ी दूर है, तो ये थोड़ी दूर बनेगा। ये लाइन दूर जा रही, तो ये लाइन भी दूर जाएगी। ये वाली जो लाइन है यह इसकी अपेक्षा पास में है, तो ये पास में बनेगी। ये वाला भाग दूर है, तो ये दूर बनेगा। उसी प्रकार इसमें देखते हैं, ये सीधी लाइन है। उसके बाद ये बाहर जा रहा है, सतह से दूर जा रहा है, तो ये भी सतह से दूर जाएगा। फिर सीधी लाइन, ये भी सतह से दूर जा रहा है, तो ये भी सतह से दूर जाएगा। फिर ये सतह के पास आ रहा है, तो ये भी सतह के पास आएगा। फिर सीधी लाइन, ये सतह से दूर जा रहा है, तो ये भी सतह से दूर जाएगा। फिर नीचे। तो कहने का मतलब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे आसानी से कर सकते हैं। हम उसी कॉन्सेप्ट से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ये सतह है ऊर्ध्वाधर है, यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। ये सतह है क्षैतिज है, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा ये जल प्रतिबिंब बनेगा। और आप लोग को पता होगा कि हमेशा दर्पण प्रतिबिंब के लिए ऊर्ध्वाधर सतह की आवश्यकता होती है और जल प्रतिबिंब के लिए क्षैतिज। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, आपके घर में जब भी दर्पण लगा होता है हमेशा कैसे लगा होता है, खड़ा, और जल हमेशा आड़े रूप में होता है। तो ये वृत्त का प्रतिबिंब वृत्त बनेगा। टी सतह से पास है, तो टी सतह के पास बनेगा। के सतह से दूर है, तो के सतह से दूर बनेगा। लेकिन ये लाइन सतह से दूर दिख रही, किनकी अपेक्षा, इनकी अपेक्षा, तो ये सतह से दूर बनेगी। और ये लाइन पास आ रही है, ये वाली लाइन सतह से पास आ रही है, तो ये भी लाइन कहाँ पे आएगी, सतह से पास। उसके बाद ये एल है, ये सीधी लाइन है। अब ये वाली जो लाइन है ये सतह के पास आ रही है, तो ये भी सतह के पास आएगी। अब ये जो लाइन है ये लाइन बना देता हूँ। ये वाली जो आकृति है ये सतह के पास आ रही है, तो ये भी सतह के पास आएगी। कुछ अल्फाबेट ऐसे होते हैं जो दर्पण प्रतिबिंब में सेम बनते हैं। ऐसे कौन कौन से अल्फाबेट है जो हम आगे वाले पार्ट में देखेंगे। अब इसी आकृति का हम जल प्रतिबिंब बनाते हैं, तो सर्कल का प्रतिबिंब सर्कल ही बनेगा। उसके बाद ये P बना हुआ है, ये वाला जो बिंदु है ये सतह के पास है, तो ये सतह के पास रहेगा। ये वाली आकृति सतह से दूर है, तो सतह से दूर होगी ये। उसके बाद ये L, ये सतह से दूर बना है, तो ये भी सतह से दूर बनेगा। लेकिन ये जो आकृति है ये सतह के पास है, तो ये सतह के पास। और ये वाला जो बिंदु है ये सतह से दूर है, तो ये सतह से दूर बनेगा। उसके बाद नंबर आता है टी का। टी में ये वाला जो बिंदु है ये सतह के पास है, तो ये सतह के पास रहेगा। उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये सतह से दूर है, तो ये सतह से दूर है। उसके बाद इसका नंबर आता है, तो ये लाइन जैसे ही बनेगी। उसके बाद ये, तो कुछ ऐसे भी अल्फाबेट होते हैं जो जल प्रतिबिंब बिल्कुल सेम बनते हैं, तो इनको भी हम आगे वाले पार्ट में देखेंगे कितने अल्फाबेट ऐसे हैं। उसके बाद वाली आकृति का हम प्रतिबिंब बनाते हैं। सर्कल का प्रतिबिंब सर्कल ही बनेगा। ये वाली जो आकृति है ये सतह के पास आ रही, तो ये भी सतह से पास आएगी। अब हम इस आकृति का जल प्रतिबिंब बनाते हैं। सर्कल का प्रतिबिंब सर्कल ही बनेगा। यहां से लेके यहां तक की जितनी दूरी है उतनी दूरी यहां से लेके यहां तक होगी। और ये इधर साइड जा रहा है, तो इसको जाने दो, क्योंकि जल प्रतिबिंब में राइट होता है, लेफ्ट होता है। जैसे मान लेते इसमें कुछ ऐसा जुड़ जाए, तो उस कंडीशन में आकृति में क्या परिवर्तन होगा, ये ऊपर जाएगा, ये इधर दूर भाग रहा है, सतह से दूर भाग रहा है, तो ये भी सतह से कैसे भागेगा, दूर। अब इसमें बनाना चाहे तो ये सतह से दूर भाग रहा है, तो ये सतह से दूर भागेगा। और ये किधर साइड पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे। तो ये आकृति में जितना भी परिवर्तन करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भी परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे इस टाइप से आकृति बना देते हैं, तो इसका प्रतिबिंब
इससे प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन, ये लाइन नीचे जा रही है और ये सतह के पास आ रहा है, तो ये भी सतह से पास आएगा तीर। उसके बाद इसमें देखिए तो ये लाइन जो है सतह के पास आ रही है, तो ये सतह से पास और ये राइट में जा रहा है, तो ये राइट में चला जाता है। उसके बाद हम इस आकृति को समझते हैं। वर्ग का प्रतिबिंब वर्ग की तरह ही बनेगा। ये वाला जो बिंदु है ऊपर का, ये सतह के पास है, तो ऊपर का सतह के पास ये वाला बिंदु होगा। ये वाला जो बिंदु है सतह से दूर है और नीचे वाला है, तो ये नीचे वाला सतह से दूर ये बिंदु होगा। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा इसका इस दिशा में बनेगा। अब उसके बाद ये जो छायांकित भाग है ये नीचे साइड पे है, मतलब ये नीचे वाले बिंदु के पास तरफ है, ये तो नीचे वाले बिंदु के पास तरफ ही ये छायांकित भाग बनेगा। ये खाली भाग ऊपर वाले दूर वाले बिंदु तरफ है, तो ये ऊपर वाले दूर वाले बिंदु तरफ ही खाली भाग है। अब ये जो लाइन है वो इस तरीके से, जब भी आप लोगों को थोड़ी सी कठिन आकृति दी जाए तो आप लोग बिंदु को आधार मानते क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। आप लोग देखना ऊपर के सिरे का पास वाला बिंदु को कौन सा है, दूर वाला बिंदु कौन सा है, नीचे का सिरे का पास वाला बिंदु कौन सा है, दूर वाला बिंदु कौन सा है। उस कॉन्सेप्ट से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी का हम जल प्रतिबिंब बनाते हैं, तो ये वर्ग की आकृति वर्ग ही बनेगी। अब हम लोग देखते हैं ये जो बिंदु है ये पास वाला बिंदु है लेकिन लेफ्ट का है, ये जो दूर वाला बिंदु है ये राइट में है, तो मतलब कि आकृति इस टाइप से बनेगी। अब ये जो छायांकित भाग है ये राइट साइड है, तो ये राइट साइड बनेगा, तो ये हमारा जल प्रतिबिंब बन गया। अब हम इस आकृति का प्रतिबिंब बनाते हैं। ये वाली लाइन सतह से पास आ रही है, तो ये भी सतह से पास आएगी, ये नीचे जा रही है, सर्कल ये नीचे जा रही है। ये वाली आकृति दूर जा रही है, सतह से दूर जा रही है, तो ये भी सतह से दूर जाएगी। अब हम इसका जल प्रतिबिंब बनाते हैं। ये वाला भाग सतह के पास है, तो ये सतह के पास रहेगा, फिर सर्कल का नंबर आता है। फिर ये वाला भाग सतह से दूर है, तो ये सतह से दूर होगा, और ये राइट साइड में जा रहा है, तो ये भी कहाँ जाएगा, राइट साइड पे जाएगा। और आप लोगों को पता है जल प्रतिबिंब में लेफ्ट लेफ्ट होता है, राइट राइट होता है, परिवर्तन किसमें होता है, टॉप और बॉटम में। अब हम इस आकृति को समझते हैं। तो ये लाइन, ये वाला सिरा ऊपर है, तो ये सिरा भी ऊपर बन गया, ये नीचे है तो नीचे, ये तो सेम आकृति बनेगी। इसमें जो परिवर्तन होगा वो जल प्रतिबिंब में होगा। ये वाला सिरा पास में है, तो ये पास में आएगा, ये लाइन दूर है, इसकी अपेक्षा ये लाइन दूर है, तो ये लाइन दूर हो गई। उसके बाद ये वाला बिंदु सबसे ऊपर है, तो ये बिंदु सबसे ऊपर आएगा। अब इस आकृति का हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। ये लाइन सेम रहेगी, ये लाइन भी सेम रहेगी। ये वाला भाग सतह से दूर जा रहा है, तो ये सतह से दूर जाएगा, ये सतह के पास आ रहा है, तो ये सतह के पास आएगा। उसके बाद ये दूर वाला भाग दूर ही जा रहा है, तो ये दूर वाला भाग दूर जाएगा। ये दूर वाला भाग सतह से पास आ रहा है, तो ये सतह से पास आ गया। उसके बाद इसका हम जल प्रतिबिंब बनाते हैं। ये पास वाली लाइन पास में बन गई, ये दूर वाली लाइन दूर बन गई। उसके बाद हम देखते हैं इसके जो राइट साइड में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। तो ये सतह के पास बाहर की ओर जा रहा है, तो ये सतह के पास बाहर की ओर चला गया, सतह से दूर अंदर की ओर चला गया। उसके बाद हम लेफ्ट में देखते हैं क्या परिवर्तन हो रहा है। ये सतह के पास इधर साइड जा रहा है, तो ये इधर साइड चला गया। सतह से दूर ये इधर साइड जा रहा है, तो ये इधर साइड चला गया। इस आकृति के अंदर और अनाकृति भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर त्रिभुज हो, ये वाली लाइन सतह से पास है, तो ये सतह से पास होगी। ये वाली आकृति सतह से दूर है, तो ये सतह से दूर होगी। इससे बात करें तो त्रिभुज का दर्पण प्रतिबिंब सेम बनता है। कुछ आकृति ऐसी होती है जो दर्पण प्रतिबिंब में सेम बनती है, कुछ आकृति ऐसी होती है जो जल प्रतिबिंब में सेम बनती है। इसके पीछे जो कारण है उसको समझते हैं। ऐसी आकृति
जिसको ऊर्ध्वाधर काटा जाता है, मतलब खड़े में काटा जाता है, तो दोनों भाग, दायां भाग और बायां भाग समान होता है, तो ऐसी आकृति दर्पण प्रतिबिंब में सेम। मान लेते हैं ये आकृति है, इसको हम ऊर्ध्वाधर काट देते हैं और ऊर्ध्वाधर काटने पे बायां भाग और दायां भाग एक समान दिखे। इसका मतलब है कि दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का प्रतिबिंब सेम होता है। जैसे कि मान लो ये है, इसको हम आड़ा काट देते हैं क्षैतिज, तो काटने पे नीचे का सिरा और ऊपर का सिरा एक समान दिखे। इसका मतलब ये है कि ये जो आकृति है जल प्रतिबिंब में सेम दिखेगी। उसके बाद इसकी बात करते हैं, इसको खड़ा काटो या आड़ा काटो, हर कंडीशन में आकृति समान दिखती है। इस कारण इस आकृति का जो प्रतिबिंब है जल प्रतिबिंब में भी समान होता है और दर्पण प्रतिबिंब में भी समान प्रतिबिंब बनता है। जैसे बात करते हैं एक को यदि मैं आड़ा काट दूं तो ऊपर का सिरा अलग दिख रहा है, नीचे का सिरा अलग दिख रहा है, तो कहने का मतलब आड़े में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में ये आकृति एक समान नहीं बनेगी। लेकिन इसको मैं खड़ा काट देता हूं तो इधर का भाग और इधर का भाग एक समान दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दर्पण प्रतिबिंब में प्रतिबिंब एक समान होगा। उसके बाद बात करते हैं टिकी। इसको यदि हम खड़ा काट देते हैं तो ये दोनों सिरा एक समान है, मतलब दर्पण प्रतिबिंब में टी एक समान बनेगा। उसके बाद लेकिन आड़ा काटने में ऊपर का सिरा अलग दिखेगा, नीचे का सिरा अलग दिखेगा, तो जल प्रतिबिंब में टी की आकृति एक समान नहीं बनती। उसके बाद हम बात करते हैं ओ की। इसको खड़ा काटो या आड़ा काटो, हर कंडीशन में जो दो भाग होते हैं एक समान होते हैं। इसका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब और वस्तु सब समान होते हैं। अब हम कुछ और आकृतियों का जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। ये लाइन पास है सतह से, ये लाइन भी पास है। ये वाली जो आकृति है ये सतह के पास आ रही है, तो ये भी सतह ही कहाँ आएगी? पास आएगी। उसके बाद ये वाली लाइन दूर जा रही है, ऊपर वाली लाइन दूर जा रही है, तो ऊपर वाली लाइन दूर चलेगी। ये वाली आकृति ऊपर बनी है तो ये आकृति ऊपर बन गई, और ये जो लाइन है ये दूर जा रही है तो ये लाइन भी कहाँ जा रही है? दूर। उसके बाद ये लाइन यहाँ से दूर जा रही है तो ये भी कहाँ जाएगी? दूर। उसके बाद नीचे ये वाली जो आकृति ये सतह के पास आ रही है तो ये भी सतह के कहाँ आएगी? पास आएगी। अब ये आकृति नीचे जा रही है तो ये आकृति भी नीचे जाएगी। उसके बाद ये जो लाइन है ये सतह के पास आ रही है तो ये लाइन भी सतह के पास आएगी। ये वाली आकृति नीचे जा रही है तो ये आकृति भी नीचे जाएगी, और ये लाइन सतह के पास आ रही है तो ये लाइन भी सतह से पास आएगी। आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपको किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब नहीं बनाना है, किसी पर्टिकुलर भाग को पकड़ना है, उसको आधार मानते हुए आपके 2 या 3 विकल्प वैसे ही बाहर हो जाएंगे, और उसके बाद भी कुछ विकल्प रह जाते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर भाग को पकड़िए, पुनः ये प्रोसेस रिपीट करते रहिए। अब हम इस आकृति का जल प्रतिबिंब बनाते हैं। ये वाली आकृति सतह के पास आ रही है तो ये आकृति भी सतह से पास आएगी। ये राइट तरफ जा रही है लाइन तो राइट तरफ जाएगी, ये लेफ्ट तरफ तो लेफ्ट तरफ। उसके बाद ये लाइन ऊपर की ओर जा रही है मतलब सतह से दूर जा रही है तो ये भी सतह से दूर जाएगी। उसके बाद ये वाली जो आकृति है राइट साइड जा रही है तो राइट साइड जाएगी। ये वाली जो आकृति ये भी राइट साइड जा रही है तो ये भी राइट साइड जाएगी। उसके बाद ये लाइन दूर जा रही है तो ये भी दूर जाएगी, ये लाइन भी दूर जा रही है मतलब दूर जाएगी। उसके बाद ये राइट साइड और ये वाली लाइन लेफ्ट साइड। उसके बाद ये वाली जो आकृति सतह से दूर है तो ये भी सतह से दूर ही बनेगी। तो ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, अच्छी से अच्छी आकृति को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगली आकृति को देखते हैं। इसका हम सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। त्रिभुज का प्रतिबिंब दर्पण में एक समान होता है। क्यों होता है? अभी मैंने बताया, किसी भी आकृति को ऊर्ध्वाधर काटो, दोनों भाग एक समान दिखे मतलब आकृति सेम बनेगी। इसको भी हम ऊर्ध्वाधर काटते हैं, खड़ा काटते हैं तो दोनों भाग एक समान होंगे, इस कारण इसकी आकृति एक समान बनेगी। उसके बाद ये सर्कल है, ये नीचे साइड पे सर्कल है तो नीचे साइड पे ये सर्कल बनेगा, ये सतह के पास है तो ये भी सतह के पास बनेगा।
अब ये वाली जो आकृति है ऊपर की ओर है और बीच में है, तो ये ऊपर की ओर बीच में बना दिया गया। उसके बाद इसी आकृति का हम जल प्रतिबिंब बनाते हैं। ये वाली लाइन सतह से पास है, तो ये सतह के पास है। ये वाला बिंदु सतह से दूर है, तो ये सतह से दूर जाएगा। उसके बाद ये वाली आकृति सतह से दूर है, तो सतह से दूर बनेगी। उसके बाद ये वाली आकृति सतह के पास है और राइट साइड में है, तो ये सतह के पास राइट साइड में बनेगी। उसके बाद हम इस आकृति को देखते हैं। सर्कल का दर्पण प्रतिबिंब एक समान होता है, जो अभी हम लोगों ने नियम पढ़ा है। उसके बाद ये आकृति है, ये सतह के पास आ रही, तो ये भी सतह से पास आएगी। ये वाली जो आकृति है ये सतह से दूर जा रही, मतलब सतह से दूर जाएगी। उसके बाद इसी आकृति का हम जल प्रतिबिंब बनाते हैं। सर्कल का जल प्रतिबिंब सेम बनेगा। उसके बाद ये जो लाइन है ये सतह से पास है, तो ये सतह से पास और ये सतह से दूर है, तो ये सतह से दूर। उसके बाद ये जो लाइन है ये लेफ्ट की ओर जा रही है, तो ये लेफ्ट की ओर जाएगी। ये पास वाली लाइन है, तो ये भी हम लोगों ने सतह से पास वाली लाइन को बनाया। उसके बाद ये वाली लाइन सतह से दूर है, तो ये लाइन भी सतह से दूर होगी, लेकिन राइट तरफ जाएगी। ये राइट तरफ जा रही है, तो ये भी राइट तरफ जाएगी। अब उसके बाद इस आकृति को लेते हैं। इस आकृति का हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। ये लाइन है, ये आकृति सतह से पास आ रही है, तो ये भी सतह से पास आएगी। ये लाइन सतह से दूर जा रही है, तो ये सतह से दूर जाएगी। ये लाइन भी सतह से दूर जा रही है, तो सतह से दूर जाएगी। उसके बाद ये नीचे ये जो आकृति है ये सतह से दूर जा रही है, ये सतह से दूर जाएगी। उसके बाद ये सर्कल है, सतह के पास ऊपर की ओर है, तो ये भी सतह के पास ऊपर की ओर बनेगा। ये त्रिभुज है, नीचे है और बीचों बीच है, तो ये बीचों बीच नीचे की ओर ये त्रिभुज हमारा बन जाता है। उसके बाद इसी आकृति का हम जल प्रतिबिंब बनाते हैं। ये लाइन सीधी है, तो ये लाइन सीधी होगी पास वाली। उसके बाद दूर वाली लाइन भी सीधी है, तो दूर वाली लाइन भी सीधी होगी। उसके बाद ये यहां से दूर जाएगी, तो यहां से ये दूर जाएगी। राइट में ये इस टाइप की आकृति है, तो राइट में इस तरह की आकृति बनेगी। उसके बाद लेफ्ट में इस तरह की आकृति है, तो इस तरह की आकृति बनेगी। त्रिभुज की ये सबसे पहली लाइन है, तो ये पास में बनेगी। ये वाला बिंदु दूर है सतह से, तो ये दूर बनेगा। उसके बाद ये जो सर्कल है राइट साइड में दूर है, तो ये राइट साइड में दूर बनेगा। तो अभी हम लोगों ने आकृति के आधारित क्वेश्चनों को देखा। वहां पे हमने सीखा कि जो दर्पण प्रतिबिंब होता है उसमें ऊपर का सिरा ऊपर दिखाई देता है, नीचे का सिरा नीचे दिखाई देता है। वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दाईं तरफ दिखाई देता है और वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बाईं तरफ दिखाई देता है। इसके विपरीत जल प्रतिबिंब में हमने देखा ऊपर का सिरा प्रतिबिंब में नीचे दिखाई देता है, वस्तु का नीचे का सिरा प्रतिबिंब में ऊपर दिखाई देता है। लेफ्ट लेफ्ट होता है, राइट राइट होता है। और कुछ और भी कठिन आकृतियां बनती है, लेकिन बोर्ड में बनाना असंभव है। अब हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ते हैं, अंग्रेजी अल्फाबेट और नंबर पे आधारित क्वेश्चन। इसमें आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने अल्फाबेट ऐसे होते हैं जो जल प्रतिबिंब में सेम बनते हैं, दर्पण प्रतिबिंब में सेम बनते हैं या दोनों में सेम बनते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसी शब्द की स्पेलिंग दी जाती है, उसका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब पूछता है, या कोई नंबर दिए जाते हैं उनका जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब पूछता है। तो सबसे पहले अपन अल्फाबेट को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जो जल प्रतिबिंब में सेम होते हैं, ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जो दर्पण प्रतिबिंब में सेम होते हैं, और ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जो दोनों प्रतिबिंब में सेम होते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं मिरर इमेज को। मिरर इमेज में 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट ऐसे होते हैं जो सेम बनते हैं, और वाटर में 1 2 3 4 5, और 4 अल्फाबेट ऐसे होते हैं जो मिरर और वाटर
दोनों में सेम बनते हैं। तो यहाँ पे टोटल बात करें तो 7 और 4 11 अल्फाबेट। यहाँ पे टोटल बात करें तो ये 5 ये और ये बाटा पे भी सेम बनते हैं, तो ये 4 ये 9। अब इसका क्या कारण है कि ये सेम बनते हैं? अभी आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, किसी भी वस्तु को ऊर्ध्वाधर काटा जाता है, उसका बायां भाग और दायां भाग सेम होता है, तो वह वस्तु प्रतिबिंब में सेम दिखाई देती है। तो इसको भी काटने की कोशिश करते हैं। जब हम ए को काटते हैं तो दोनों भाग सेम होते हैं, एम को भी काटते हैं तो दोनों भाग सेम होते हैं, टी को भी काटते हैं, यू को काटे, जी को काटे, डब्ल्यू को काटे, वाई को काटे। तो ये सारे के सारे ऐसे अल्फाबेट है जिसका लेफ्ट और राइट आकृतियां सेम दिखाई दे रही है। इस कारण ये अल्फाबेट मिरर में सेम बनते हैं। और 4 आकृति ये भी है, इसको भी हम ऊर्ध्वाधर काटते हैं, तो ये आकृति भी इधर और उधर दोनों तरफ सेम होती है। इस कारण इनका प्रतिबिंब दर्पण में सेम बनता है। तो ऐसे कितने अल्फाबेट होते हैं? 11। अब हम लोग वाटर इमेज को देखते हैं। जब भी किसी अल्फाबेट को आड़ा काटा जाता है तो ऊपर का सिरा और नीचे का सिरा दोनों समान होता है। इसका मतलब ये है कि जल प्रतिबिंब में उस अल्फाबेट का प्रतिबिंब सेम बनेगा। तो इसको आड़ा काटने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ऊपर का सिरा और नीचे का सिरा दोनों क्या है? समान है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाटर इमेज में समान प्रतिबिंब देगा। और कुछ अल्फाबेट ये भी है, इसको भी यदि हम आड़े काटेंगे तो ये भी ऊपर का सिरा और नीचे का सिरा सेम होता है। इस कारण वाटर इमेज में इसका प्रतिबिंब सेम बनता है। ऐसे टोटल कितने हो गए? 5 ये और ये 4, 5 और 4 9। मिरर इमेज में ऐसे कौन कौन से अल्फाबेट हैं जो प्रतिबिंब में बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं? तो उनको याद करने की ट्रिक होती है ए आई मोटू वी डब्ल्यू एक्स वाई। उसी प्रकार वाटर इमेज में भी आपको बताना है कि कौन कौन से अल्फाबेट सेम प्रतिबिंब देते हैं। उसकी भी एक ट्रिक है वी कोची डेक्स। इससे आप लोग इसको याद रख सकते हो। अभी हम लोगों ने जो सीखा है उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का, कुछ अल्फाबेट दिए जाते हैं या कुछ स्पेलिंग दी जाती है, उसका प्रतिबिंब पूछता है। अब हम लोग कुछ अल्फाबेट है उनका दर्पण में प्रतिबिंब बनाते हैं और जल में प्रतिबिंब बनाते हैं। सबसे पहले हम दर्पण प्रतिबिंब को देखते हैं। तो ए में जो बनेगी आकृति सेम बनेगी। बी, ये वाला जो भाग है, ये वाली जो आकृति ये सतह के पास है, तो ये भी सतह के पास इस टाइप से बनेगी। और ये वाली जो लाइन है ये सतह से दूर है, तो ये सतह से दूर बनेगी। अब उसके बाद ये जो भाग है ये सतह के पास है, तो ये भी सतह के पास बनेगा। और ये वाला भाग सतह से दूर है, इसका ये सतह से दूर बनेगा। डी में ये वाली जो आकृति है ये सतह के पास है, तो ये भी सतह के पास बनेगी। ये वाली जो लाइन है सतह से दूर है, तो ये भी सतह से दूर बनेगी। उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये सतह से दूर है, तो ये सतह से दूर बनेगी। ये वाली जो लाइन है ये सतह के पास आ रही है, तो ये भी सतह के पास आएगी। उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये सतह से दूर है, तो ये सतह से दूर बनेगी। ये वाली जो लाइन है ये सतह के पास आ रही है, तो ये भी सतह के पास आएगी। उसके बाद अब जी को देखते हैं। ये वाली जो आकृति है ये सतह से दूर जा रही है, तो ये भी सतह से दूर जाएगी। उसके बाद ये सतह के पास आ रही है, तो ये भी सतह के पास। और उसके बाद ये सतह से दूर जा रही है, तो ये भी सतह से दूर जाएगी। उसके बाद ये वाली लाइन सतह के पास आ रही है, ये सतह के पास आएगी। और ये नीचे जा रही है, ये भी कहाँ जाएगी? नीचे। तो जी का दर्पण प्रतिबिंब इस तरीके से बनता है। एच, ये पास वाली लाइन है, तो ये पास वाली लाइन बन गई। ये दूर वाली लाइन है, तो ये दूर वाली लाइन बन गई। और ये आड़ी लाइन। एच का दर्पण प्रतिबिंब सेम होता है, क्योंकि इसको यदि हम ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो दोनों सिरा सेम होते हैं। उसके बाद आई भी सेम बनेगा, क्योंकि इसको भी हम ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो दोनों सिरा सेम बनेगा। अब जे की बात करते हैं। ये लाइन नीचे जा रही है, ये वाला भाग सतह से दूर जा रहा है, तो ये भी सतह से दूर जाएगा। ये कुछ अल्फाबेट है जिनका हमने अभी दर्पण प्रतिबिंब बनाना सीखा। कुछ और अल्फाबेट है जिनको आप लोग बना सकते हो। उसके बाद हम अब सीखते हैं कुछ अल्फाबेट के जल प्रतिबिंब बनाना।
अब ये जो बिंदु है ये सतह के पास है, तो ये सतह के पास हो गई। ये वाला बिंदु सतह से दूर है तो सतह से दूर, और ये लाइन, तो ये ए बन गया। बी ये लाइन है, और आप लोगों को पता है कि बी का जल प्रतिबिंब एक समान बनता है। क्यों? क्योंकि बी को हम यदि आड़ा काटते हैं तो ऊपर का भाग नीचे का भाग दोनों क्या होता है? समान। सी को भी हम आड़ा काटते हैं तो ऊपर का भाग और नीचे का भाग समान होता है, इसका सी भी क्या बनेगा? जल प्रतिबिंब में एक समान बनेगा। डी भी सेम बनेगा, इसको भी हम आड़ा काटते हैं तो ऊपर का भाग और नीचे का भाग दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। ई भी सेम बनेगा, इसको भी आप 20 से भी हम काटते हैं आड़ा तो ऊपर का भाग और नीचे का भाग समान बनेगा। आप इसको कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, ये लाइन है तो ये लाइन बना दिया, ये वाला भाग सतह से दूर है तो ये वाला भाग सतह से दूर हो गया, ये वाला भाग बीच में तो बीच में बना दिया, ये वाला भाग नीचे है तो ये वाला भाग सतह के पास है तो ये वाला भाग भी सतह के पास। आकृति बिल्कुल क्या बन रही है? सेम। उसके बाद एफ की बात करें तो ये लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये सतह से दूर है राइट साइड में, तो ये भी सतह से दूर बन गई। ये वाली बीच में है राइट साइड में, तो ये राइट साइड में बीच में बन गई। तो ये एफ का जल प्रतिबिंब हो गया। अब हम लोग जी का जल प्रतिबिंब बनाते हैं। ये जो सिरा है ये सतह से दूर है और ये लेफ्ट साइड की तरफ राउंड है, तो ये सतह से दूर लेफ्ट की तरफ ये राउंड है। उसके बाद ये वाला जो भाग है ये सतह के पास है, तो ये वाला भाग भी क्या है? सतह के पास है। उसके बाद ये वाला जो सिरा है ये लेफ्ट साइड की ओर जा रहा है तो ये लेफ्ट साइड की ओर जाएगा। उसके बाद ये वाला भाग राइट की ओर जा रहा है तो ये राइट की ओर जाएगा, और ये वाला भाग सतह के पास आ रहा है तो ये वाला भाग भी कहाँ जाएगा? सतह के पास। तो ये जी का जल प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद एच का जल प्रतिबिंब बनाते हैं, तो ये लाइन सीधी है, ये लाइन भी सीधी है, और ये बीच में से ये लाइन चली जाती है। तो आपको वैसे भी पता है एच का जल प्रतिबिंब समान बनता है, क्योंकि इसको बीच से काटेंगे तो ऊपर का भाग नीचे का भाग समान होता है। फिर आई भी सेम बनेगा, ये वाला भाग सतह से दूर है तो ये वाला भाग भी सतह से दूर है, ये वाला भाग सतह के पास है, ये वाला भाग भी सतह के पास है, ये वाला बिंदु इसकी अपेक्षा सतह से दूर है तो ये वाला बिंदु भी इसकी अपेक्षा सतह से दूर है। उसके बाद हम लोग के को बनाते हैं। ये लाइन होगी, एक लाइन इधर जाएगी एक लाइन इधर जाएगी, और आप लोग को वैसे भी पता है के का जल प्रतिबिंब सेम बनता है, क्योंकि इसको बीच से काटेंगे तो ऊपर नीचे सेम होगा। तो ये कुछ अल्फाबेट है जिनका हमने जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब सीखा। अब कुछ शब्द दिए जाएंगे, उनका प्रतिबिंब आप लोगों से पूछता है। अभी हम लोगों ने कुछ अल्फाबेट को देखा जिसका हमने पर्टिकुलर जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब बनाया, लेकिन परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली वहाँ पे स्पेलिंग दी जाती है और उस स्पेलिंग का जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है। तो कुछ क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अमन, और ये क्षैतिज सतह है, इसका ये क्या पूछ रहा है? ये जल प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो हम इसका जल प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बनाते, तो ये जो बिंदु है ये सतह के पास है तो ये सतह के पास होगा, ये वाला बिंदु सतह से दूर है तो ये वाला बिंदु सतह से दूर होगा, इसको मिला देते हैं, और ये वाली लाइन बीच में है तो ये बन गया हमारा ए। ये वाला बिंदु सतह से पास है तो ये सतह से पास, ये वाले जो बिंदु है ये सतह से दूर है तो सतह से दूर, ये वाला जो बिंदु है ये बीच में है मतलब बीच में है, तो ये जो लाइन है ये सतह से दूर जा रही है तो ये भी सतह से दूर जाएगी। फिर ये सतह के पास आ रही मतलब ये सतह के पास, ये सतह से दूर जा रही मतलब सतह से दूर, ये सतह के पास आ रही मतलब ये सतह के पास। उसके बाद ये बिंदु है पास वाला बिंदु, ये दूर वाला बिंदु, ये दो पास वाले बिंदु है ये दूर वाले, इसको मिला देते हैं और ये बीच से लाइन। अब हम एन को समझते हैं, तो एक बिंदु ये है एक बिंदु ये है, ये दो पास वाले बिंदु है ये दो दूर वाले बिंदु है। ये वाले बिंदु से रेखा दूर जा रही है सतह से, तो ये वाले बिंदु से भी रेखा सतह से दूर जाएगी। उसके बाद ये सतह के पास आ रही है तो ये भी सतह के पास आएगी। उसके बाद सतह से दूर जा रही है ये भी सतह से दूर जाएगी। उसके बाद हम कमल का जल प्रतिबिंब देखते हैं।
तो ये लाइन का लाइन बन गई। उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये सतह के पास आ रही है, तो ये भी सतह के पास आ गई। ये सतह से दूर जा रही, तो ये सतह से दूर। और आप लोगों को पता है कि का जल प्रतिबिंब सेम बनता है। उसके बाद एक ही बात करती है, ये बिंदु दोनों पास में है, ये बिंदु दूर है, तो ये बिंदु दो पास में, ये वाला बिंदु दूर है, इसको मिला देते हैं, और ये बीच से लाइन। ये दोनों बिंदु पास में है, ये दोनों बिंदु पास में है, ये दो बिंदु दूर है, ये दो बिंदु दूर है, ये वाला बिंदु बीच में, ये वाला बिंदु बीच में है। ये दूर जा रहा है, ये भी दूर जाएगा। ये पास में आ रहा है, ये भी पास में आएगा। ये फिर से दूर जा रहा है, तो फिर से दूर जाएगा। ये पास में आ रहा है सतह के, तो ये भी सतह से पास आएगा। उसके बाद ए में ये दोनों बिंदु पास है, ये वाला बिंदु दूर है, और ये बीच से लाइन। उसके बाद ये वाली लाइन का प्रतिबिंब लाइन बनेगा। अब ये वाली जो लाइन है ये सतह के पास है, किधर साइड पे है, राइट साइड में, तो ये भी सतह के पास राइट साइड में बन जाएगी। तो ये कमल का जल प्रतिबिंब बन गया। उसके बाद हम लोग अमन का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। तो सबसे पहले एन है, तो एन की जो आकृति बनेगी, तो ये पहली लाइन है पास वाली, और ये लाइन है दूसरी वाली। तो यहाँ पे जो नीचे का जो सिरा है ये पास वाला है, तो ये नीचे का सिरा पास वाला है, तो ये ऊपर का सिरा दूर वाला है, तो ये ऊपर का सिरा दूर वाला, तो ये ऐसे जाए। समझ में आए? ये पास वाली लाइन, ये नीचे का बिंदु है, तो ये नीचे का बिंदु है। और उसके बाद ये वाली लाइन दूर जा रही, तो ये वाली लाइन दूर जा रही है, लेकिन कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर, तो ये भी दूर जाएगी ऊपर की ओर। फिर ये वाली लाइन नीचे आ रही है, दूर वाली लाइन नीचे आ रही है। उसके बाद ए बनेगा। ए का दर्पण प्रतिबिंब सेम बनता है, क्योंकि इसको ऊपर से काटेंगे बीच से, तो दोनों सिरा सेम रहेगा। उसके बाद एम भी सेम बनता है, फिर ए भी सेम बनता है। तो बेसिक में आप लोगों को बता दूं, सारे अल्फाबेट का प्रतिबिंब बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक अल्फाबेट को पकड़ के एक दो विकल्प को हटा सकते हैं, फिर किसी दूसरे अल्फाबेट को पकड़े, वहां से एक दो विकल्प हट जाएगा। तो पूरे अल्फाबेट को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, एक या दो अल्फाबेट से काम हो जाता है। उसके बाद हम लोग सीखते हैं लर्न का जल प्रतिबिंब। तो सबसे पहले एल को बनाएंगे, तो ये वाली लाइन सतह के पास है, तो ये वाली लाइन सतह के पास है, और ये लाइन सतह से दूर जा रही है, तो ये भी लाइन सतह से कहाँ जाएगी, दूर। अब एक ये लाइन है, ये पास वाली लाइन, ये पास वाली, ये बीच वाली लाइन, तो बीच वाली लाइन, ये दूर वाली लाइन है, दूर वाली। एक ही बात करें तो ये पास वाले बिंदु है, ये दूर वाला बिंदु है, ये पास वाला, ये दूर वाला, और ये बीच से लाइन। उसके बाद ये पास वाला बिंदु है, ये लाइन जाने के दूर। उसके बाद ये इस टाइप की आकृति राइट साइड में दूर है, तो इस टाइप की आकृति राइट साइड में दूर है, और ये सतह के पास आ रहा है, तो ये सतह के पास, और किस दिशा की ओर जा रहा है, राइट साइड की ओर, तो ये भी किस दिशा की ओर जा रहा है, राइट साइड की ओर। उसके बाद ये लाइन बन गई, इसका प्रतिबिंब ये बन गया। उसके बाद ये जो बिंदु है ये दूर का बिंदु है सतह से, तो ये भी दूर का बिंदु होगा। ये राइट साइड की ओर जा रहा है और सतह के पास आ रहा है, ये सतह के पास आ रहा है, तो ये भी सतह के पास। उसके बाद ये सतह से दूर जा रहा है, ये सतह से दूर, तो ये लर्न का जल प्रतिबिंब बन जाता है। उसके बाद हम काका का जल प्रतिबिंब बनाते हैं। के का जल प्रतिबिंब सेम बनेगा। एक ही बात करते थे, पास वाले बिंदु और ये दूर वाला बिंदु और ये बीच से लाइन। के का प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब सेम बनता है और ए इस टाइप से बनेगा, तो ये काका बन गया जल प्रतिबिंब के रूप में। उसके बाद हमको लिखना है राम और इसका बनाना है दर्पण प्रतिबिंब। तो सबसे पहले एम है, तो ये सतह के पास वाली लाइन है और ये सतह से दूर वाली लाइन है। उसके बाद ये और हमको वैसे भी पता है कि एम का दर्पण प्रतिबिंब सेम बनता है, क्योंकि इसको जब हम बीच से काटेंगे तो दोनों भाग एक समान दिखते हैं। ए को भी दोनों बीच से काटेंगे, इसके दोनों भाग क्या दिखते हैं, एक समान। इसका भी दर्पण प्रतिबिंब क्या बनता है, सेम। आर को बनाते हैं, तो ये जो लाइन है सीधी लाइन, ये सतह से दूर है, तो ये वाली लाइन सतह से दूर जाएगी। ये वाला जो भाग है ये सतह के पास आ रहा है,
किधर, किस दिशा की ओर, ऊपर की ओर। ये ऊपर की ओर भाग है और सतह से कहाँ आ रहा है, पास। तो ये भी ऊपर की ओर बनाया है और सतह से कैसे आ रही है, पास आ रहा है। ये वाली जो लाइन है ये सतह से, ये यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये सतह के पास आ रही है, तो ये भी सतह के पास आएगी। और ये नीचे है तो ये भी कहाँ बन गई, नीचे। तो ये कुछ स्पेलिंग है जिनका हमने जल प्रतिबिंब देखा और दर्पण प्रतिबिंब देखा। तो काफी बहुत सारी स्पेलिंग है जिसकी आप लोग क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस। अब हम देखते हैं नंबरों के जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अब हम लोग सभी अंकों के जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं। सबसे पहले इनके जल प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं। एक, ये वाली जो लाइन है ये सतह के पास है, तो ये भी सतह के क्या होगी, पास। ये लाइन दूर जा रही है तो ये लाइन भी कैसे जाएगी, दूर। ये वाली जो आकृति है ये लेफ्ट में है और लेकिन सतह के पास आ रही है, तो ये सतह के पास आ रही है, तो ये भी सतह के पास आएगी। उसके बाद दो है, ये वाली लाइन सतह के पास है, तो ये लाइन सतह के पास है। ये वाला भाग सतह से दूर है, तो ये वाला भाग सतह से दूर जाएगा। और ये राउंड हो रहा है राइट साइड में, तो ये राइट साइड में राउंड हो गया। और फिर ये नीचे आ रहा है, मतलब सतह के पास आ रहा है, तो ये नीचे आएगा सतह के पास। उसके बाद तीन की बात करें तो तीन सेम बनेगा, क्योंकि जब इसको हम बीच से काटेंगे तो ऊपर का भाग और नीचे का भाग सेम होता है, इसका तीन जल प्रतिबिंब में सेम बनता है। चार, ये वाली लाइन सीधी आएगी, ये आकृति लेफ्ट में बनी है तो इसमें भी लेफ्ट में बनेगी, ये लाइन है। उसके बाद ये वाली लाइन सतह से दूर जा रही थी, ये लाइन भी सतह से दूर जाएगी। उसके बाद ये वाली लाइन जो है सतह से दूर है, तो ये वाली लाइन सतह से दूर हो गई। अब ये वाली लाइन सतह के पास आ रही है लेफ्ट साइड पे, तो ये लेफ्ट साइड में सतह के पास आएगी। उसके बाद ये राउंड हो रहा है राइट में, तो ये वाला भी राउंड होकर राइट में और ये सतह के पास आते जाता है, तो ये भी सतह के पास आते जाता है। अब हम 6 को देखते हैं। ये वाला भाग सतह से दूर है और ये वाला भाग सतह के पास है, तो ये जो आकृति बनेगी इस तरीके से बनेगी। तो ये वाली जो आकृति बननी स्टार्ट हुई है यहाँ से दूर से, इसका जो घुमाव है ये लेफ्ट साइड पे, जिसका घुमाव भी ये लेफ्ट साइड पे है। उसके बाद ये राइट साइड की ओर जा रहा है घुमाव, ये भी राइट साइड की ओर घुमाव जा रहा है। और फिर ये लेफ्ट साइड की ओर आ रहा है, तो ये भी लेफ्ट साइड की ओर आ गया। और ये जो घुमाव है ये लेफ्ट की ओर है, तो ये घुमाव भी लेफ्ट की ओर। अब इसमें हम देखते हैं ये वाली जो आकृति है ये सतह के पास है, तो ये भी सतह के पास है। ये वाली जो खाली आकृति है ये सतह से दूर है, तो ये भी खाली आकृति सतह से दूर है। और ये जो राउंड है ये लेफ्ट साइड में है, तो ये राउंड भी लेफ्ट साइड में है। ये खाली जगह राइट में है, तो ये भी खाली जगह क्या है, राइट में। अब उसके बाद हम 7 का जल प्रतिबिंब बनाते हैं। ये जो बिंदु है ये लेफ्ट में है और सतह के पास है, तो ये भी लेफ्ट में सतह के पास होगा। ये वाला जो बिंदु है ये दूर है और राइट में है, तो ये भी दूर होगा, राइट होगा। ये सतह से दूर जा रही लाइन, तो ये भी सतह से लाइन कैसे जाएगी, दूर। ये वाली जो लाइन है ये लेफ्ट साइड की ओर मुड़ रही है, तो ये भी किस तरफ आएगी, लेफ्ट साइड की ओर। तो ता का जल प्रतिबिंब इस तरीके से बनता है। अब 8 का जल प्रतिबिंब भी लगभग ऐसे ही बनेगा, क्योंकि इसको भी बीच से काटेंगे तो ऊपर और नीचे सेम होता है। उसके बाद हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं 9 का जल प्रतिबिंब। तो 9 का जल प्रतिबिंब इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये जो राउंड है ये सतह से दूर है, तो ये सतह से दूर है। और ये लेफ्ट साइड की ओर है, तो ये भी कहाँ है, लेफ्ट साइड की ओर। ये वाला जो राउंड है ये भी लेफ्ट साइड की ओर है, तो ये भी राउंड लेफ्ट साइड की ओर है। ये सतह के पास है, तो ये भी सतह के पास है। और 0 का जल प्रतिबिंब बिल्कुल सेम बनेगा। उसके बाद इन अंकों के हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। 0 सतह के पास, तो ये भी 0 सतह के पास होगा। इसके बाद ये 9 में ये जो सीधी लाइन है ये सतह के पास है, तो ये भी सतह के पास। ये वाला राउंड सतह से दूर जा रहा है, तो ये राउंड सतह से दूर जाएगा। ये वाला राउंड सतह से दूर जा रहा है, तो ये राउंड भी सतह से दूर जाएगा। उसके बाद 8 का दर्पण प्रतिबिंब भी सेम बनेगा, क्योंकि इसको हम जब ऊर्ध्वाधर काटते हैं तो दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में आकृति सेम बनती है। उसके बाद 7 को बनाते हैं। ये वाला जो बिंदु है ये सतह के पास है और ये वाला बिंदु सतह से दूर है, तो हम लोग ये सतह के पास और ये सतह से दूर,
अब उसके बाद ये वाला जो बिंदु भी है सतह से दूर जा रहा है, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा, तो ये सतह से दूर जाएगा। उसके बाद 6 को बनाते हैं। ये वाला बिंदु सतह के पास है, तो ये वाला बिंदु भी सतह के पास है। फिर बाहर की तरफ राउंड हो रहा है, ये सतह से दूर जा रहा है, तो ये भी सतह से दूर जाएगा। और उसके बाद ये सतह के पास आके फिर दूर जा रहा है, तो ये सतह के पास आके फिर से दूर जाएगा। ये नीचे तरफ हो रहा है, तो इस पे भी किस तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। फिर 5 को बनाते हैं, ये ऊपर वाली लाइन। अब ये वाली जो लाइन है ये सतह से दूर है, तो ये भी सतह से दूर होगी। उसके बाद ये वाला जो राउंड है ये सतह के पास आ रहा है, तो ये भी सतह के पास आएगा। ये वाला बिंदु इसकी अपेक्षा सतह से दूर जा रहा है, तो ये भी इसकी अपेक्षा ये सतह से दूर जाएगा। उसके बाद बनाते हैं हम 4। ये वाली जो लाइन है ये सतह के पास है, किससे तुलना करें तो ये लाइन से तुलना करें तो ये पास है, तो ये पास वाली लाइन होगी। ये वाली लाइन दूर है, तो ये वाली लाइन दूर होगी। उसके बाद ये वाली लाइन पास जा रही है, तो ये वाली लाइन भी कैसे जाएगी, पास जाएगी। उसके बाद हम 3 को बनाते हैं। 3 में ये वाला जो राउंड है, ये जो राउंड है उठा हुआ भाग है ये सतह के पास है, तो ये भी सतह के पास बनेगा। ये वाला जो राउंड है ये सतह से पास आ रहा है, तो ये वाला राउंड भी सतह से पास आ रहा है। ये वाला राउंड भी सतह के पास आ रहा है, तो ये वाला राउंड भी सतह के पास आ रहा है। उसके बाद 2 को बनाते हैं। ये नीचे एक लाइन है। उसके बाद ये जो स्टार्ट हो रहा है सतह से दूर हो रहा है, उसके बाद पास आ रहा है, तो ये सतह से दूर से हो रहा है और फिर पास आ रहा है। और ये जो मिल रहा है ये वाला जो बिंदु मिल रहा है ये सतह से दूर मिल रहा है, किसकी अपेक्षा, इससे यदि हम तुलना करें तो ये दूर मिल रहा है, तो ये दूर मिल रहा है। किससे दूर मिल रहा है, इससे दूर मिल रहा है। उसके बाद हम 1 बनाते हैं। 1 को यहाँ पे बना देते हैं, एक लाइन हो गई, ये सीधी लाइन है। उसके बाद ये दूर जा रहा है, सतह से दूर जा रहा है और नीचे आ रहा है, तो ये भी सतह से दूर जाएगा और नीचे आएगा। तो ये सारे अंक हो गए जिनका हमने जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब देखा। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्लॉक पे आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम दिया रहेगा कि 7:30 का जल प्रतिबिंब क्या होगा या दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। कोई पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाएगा, उसका आपको जल प्रतिबिंब पूछ सकता है या दर्पण प्रतिबिंब पूछ सकता है। तो उसमें भी कंडीशन होती है। दर्पण प्रतिबिंब में कुछ कंडीशन में 11:60 से घटाते हैं पर्टिकुलर टाइम को, और कुछ कंडीशन में 23:60 से घटाते हैं। और जल प्रतिबिंब में बात करें तो वहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कन्फर्म नहीं बनता है, उसको लगभग मान के चलते हैं। कारण क्या है, क्यों हम लगभग मानते हैं, ये सारी चीज उस पार्ट में समझेंगे। और वहाँ पे हम जो घटाते हैं पर्टिकुलर टाइम को, कुछ कंडीशन में 18:30 से घटाते हैं, कुछ कंडीशन में 5:30 से घटाते हैं। तो कब किससे घटाते हैं, क्यों घटाते हैं, इस सारी बातों को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा, सारे क्यों का आंसर मिला। मैंने इस लेक्चर में ऐसा होता है से काम खत्म नहीं किया, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ाया, मैंने आप लोगों को डेप्थ में पढ़ाया। ऐसा होता है तो क्यों होता है। मेरे जो भी लेक्चर आएंगे मैथ और रीजनिंग के सारे टॉपिक इसी तर्ज में आएंगे, हर चीज़ का कारण पता चलेगा। इसलिए आवश्यक है आप लोगों को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, उन लोगों को भी इस लेक्चर का फायदा मिल सके।